हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी सबकी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना। इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना यानी कि जी प्रियम्बल जो है वो है क्या। प्रियम्बल कुछ नहीं बल्कि ये एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रो है हमारे संविधान का। ये हमें बताता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है। ये जस्ट लाइक परिचय पत्र है, जस्ट लाइक आईडी कार्ड आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे संविधान का समरी है, समरी है, हमारे संविधान का सार है। और प्रियम्बल को यानी कि प्रस्तावना को सबसे पहले शामिल किया गया था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जब अमेरिका का तैयार हुआ तो उसमें सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया और कई देशों ने इसे अपनाया, उनमें से भारत भी एक देश है। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर हमारा प्रियम्बल बेस्ड है। और हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। ये 3 वर्ष थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यानी कि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में जब अपनाया गया था हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को, उस समय हमारे संविधान में ये 3 शब्द यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल नहीं किया गया था, जबकि ये सारी चीजें हमारे संविधान में मौजूद है। लेकिन इसके प्रियम्बल में इन 3 वर्ड्स को शामिल नहीं किया गया था। इसे कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। वो 3 वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो 1976 में हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अब 1 बाय 1 हम इसके जो मेन वर्ड्स है उस पर भी डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट, हमारे जो प्रियम्बल है उसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है। हम देखते हैं कि जो मेन कंपोनेंट है हमारे प्रियम्बल के वो क्या क्या है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है सोर्सेस ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऑथोरिटी का सोर्स क्या है। सोर्सेस ऑफ ऑथोरिटी यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की जो ऑथोरिटी है, जो अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिले हैं, वो आखिर कहाँ से मिलते हैं। तो वो जो ऑथोरिटी मिलती है वो है पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, वही हमारे संविधान को अधिकार देते हैं। क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके शुरू में ही आप अगर देखें तो प्रस्तावना के शुरू में ही कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? हमारे देश के लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, उन्हीं के द्वारा अपनाया गया है। तो इनके जो ऑथोरिटी है, हमारा जो अधिकार का जो स्रोत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पीपल ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत की जनता है। दूसरा ये भी बताता है हमारा प्रियम्बल की नेचर कैसा है, जो हमारा कंट्री है, हमारा जो देश है भारत, वो कैसा है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत जो है वो कैसा है। तो ये एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। और संविधान की जो प्रस्तावना है उससे हमें ये भी पता चलता है कि भारत एक
सॉवरेन कंट्री है, यानी कि संप्रभु देश है, सोशलिस्ट है, समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक है और गणतांत्रिक है, यानी कि रिपब्लिक कंट्री है। यानी कि ये सारी खूबियां हमारे देश में मौजूद हैं। हम सॉवरेन है, यानी हम अपने बाहर और भीतर के जो भी डिसीजन है उसको लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम पर किसी और का अधिकार नहीं है, हम किसी भी और के भी ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट जो इसके कंपोनेंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य के बारे में भी ये हमें बताता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे संविधान का वो है न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि देश के लोगों को समान रूप से न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता की भावना हो, किसी भी तरह का बड़ा या छोटा, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए और बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, यानी कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? जस्टिस, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी कि न्याय, सभी को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, हर लोगों को स्वतंत्रता मिले, सभी को बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार मिले और बंधुत्व की भावना हो, लोगों के बीच में भाईचारे की भावना हो। और जो हमारा प्रियम्बल है वो हमें ये भी बताता है कि डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है। डेट ऑफ एडॉप्शन यानी कि जो हमारे संविधान को कब अपनाया गया, तो उस पर साफ साफ लिखा गया है 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना में ही इन सब डेट को उल्लेख कर दिया गया, इस डेट का उल्लेख किया गया है कि हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है। तो ये मेन कुछ कंपोनेंट है हमारे संविधान के, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन हमें कौन देता है? प्रियम्बल देता है, हमारी प्रस्तावना हमें देती है। और अब हम देखेंगे हमारे प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स का यूज किया गया है, जैसे संप्रभु, समाजवादी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, उसका मतलब क्या निकलता है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कहा गया है कि भारत एक क्या है? सोवरेन कंट्री है, यानी कि संप्रभु देश है। तो सोवरेन का क्या मीनिंग होता है? सोवरेन का मीनिंग होता है कि हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम पर किसी बाहरी देश का दबाव नहीं है, चाहे वो इंटरनल कोई भी डिसीजन हो या फिर एक्सटर्नल कोई भी डिसीजन हो। यानी कि एक्सटर्नल मतलब किसी दूसरे देशों के साथ हमें अगर कोई ट्रेड करना है या किसी भी तरह का कोई डील करनी है तो हमें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, हम एक स्वतंत्र देश है। लेकिन पहले जब हम किसके अंडर थे? हम ब्रिटेन के अंडर थे, तो हम न तो हमें इंटरनल हमें अपनी आजादी थी और ना ही एक्सटर्नल थी। और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तभी भी हम क्या थे? डोमिनियन थे, ब्रिटेन के डोमिनियन थे। एज ए डोमिनियन हमें स्वतंत्रता मिली थी। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान तब तक लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू हुआ, हम एक संप्रभु देश बन गए, हम एक स्वतंत्र देश बन गए पूरी तरह से, जो कि अपने इंटरनल मैटर का भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र था, फ्री था, और एक्सटर्नल मैटर के भी डिसीजन को लेने के लिए स्वतंत्र था। ठीक। लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कि राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ के हम मेंबर बने, कब बने? 1949 में। उस समय लोगों के मन में बहुत सारी विचार थे कि क्या ये डिसीजन सही है, क्योंकि कॉमनवेल्थ जो था वो सारे देश हैं उसमें जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, कभी ब्रिटेन के कॉलोनी रहे थे। लेकिन ये हमने जो कॉमनवेल्थ में के जो हम सदस्य बने, तो हम ब्रिटेन के दबाव में उसके सदस्य नहीं बने, वो हमारी अपनी इच्छा थी
कि हम ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ के एक मेंबर बने, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी कभी ना कभी ब्रिटेन के कॉलोनी रहे थे। तो ये हमारी मर्जी थी, ना कि ब्रिटेन का प्रेशर था। और भारत जब चाहे, उस समय ये डिस्कशन कर लिया गया कि भारत जब चाहे कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को छोड़ सकता है। ये तो हुई कॉमनवेल्थ की बात हुई। और यूनाइटेड नेशन की हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन के भी जो हम मेंबर है वो भारत की अपनी मर्जी है, ना कि हम किसी के दबाव में रहे हैं। और जब भी चाहे भारत यूनाइटेड नेशन की भी मेंबरशिप को छोड़ सकता है। तो यानी कि हम अपने एक्सटर्नल मैटर के लिए भी स्वतंत्र हैं। अगर हम चाहे तो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा को एक्सचेंज कर सकते हैं, और ऐसा हमने किया भी। आपको याद होगा 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 162 गांवों का एक्सचेंज किया गया। कुछ गांव हमने बांग्लादेश को सौंपे और बांग्लादेश से कुछ जो गांव थे वो भारत में शामिल हुए। तो ये जो हमने डिसीजन लिया वो हमारा अपना खुद का डिसीजन था, न कि हमने किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन लिया। तो यही एक बात है सॉवरेन कंट्री की, यही एक बात होती है कि वो अपना एक्सटर्नल मैटर को का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अगर हम पर ब्रिटेन का अभी भी दबाव रहता तो क्या हम बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर एक्सचेंज किया, हमने विलेज एक्सचेंज किया, क्या वो कर पाते? नहीं, क्योंकि भारत एक सॉवरेन कंट्री है। तो अदर कंट्री के साथ हमें कैसे डील करना है वो भारत खुद डिसाइड करेगा, और न कि कोई और देश डिसाइड करेगा। तो सॉवरेन का मतलब होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कि हम अपने इंटरनल मैटर का भी डिसीजन, निर्णय खुद ले सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सटर्नल यानी कि विदेश मामले का भी, फॉरेन अफेयर्स का भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। हमें किससे तेल खरीदना है, अभी भी जब भी ईरान के साथ कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो कहा जाता है ईरान के साथ तेल नहीं लेना है, या किसी भी अदर कंट्री के साथ। लेकिन भारत लेता है तेल। क्यों लेता है? क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। हम अपने डिसीजन को लेने के लिए स्वतंत्र है, हम किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करेंगे। तो ये मीनिंग होता है सॉवरेन का, यानी कि संप्रभु देश होने का, जो अपना इंटरनल डिसीजन भी ले सके और एक्सटर्नल यानी कि विदेश मामले के डिसीजन भी लेने के लिए स्वतंत्र हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी। तो हमारा जो देश है वो एक समाजवादी देश है। इसको इंक्लूड किया गया, इस वर्ड को, सोशलिस्ट वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इंक्लूड करने के पहले हमारा देश एक समाजवादी देश नहीं था, ऐसी बात नहीं है। हमारा देश शुरू से ही एक सोशलिस्ट कंट्री था। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे उनमें ये स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया गया है कि हमारा देश एक समाजवादी देश होगा। लेकिन इस वर्ड को, सोशलिस्ट वर्ड को, समाजवादी वर्ड को ऐड कर लिया गया स्पष्ट रूप से हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और ताकि अगर किसी के भी मन में डाउट हो तो उसको स्पष्ट रूप से दूर किया जा सके। और सोशलिस्ट भी दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक, एंड सेकंड होता है स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जैसे कि हमारा देश भारत, हमारे देश में कैसे सोशलिज्म को अपनाया गया? हमारे देश में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया गया है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? वैसा समाजवाद, वैसा सोशलिज्म जिसमें पब्लिक सेक्टर भी मौजूद हो, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी मौका समान रूप से मिले, यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों को समान रूप से जिस इकोनॉमी में मौका मिले उसको कहते हैं हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का जो हमारे देश में अपनाया गया है। और स्टेट सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म क्या है?
स्टेट सोशलिज्म में सिर्फ पब्लिक सेक्टर होंगे, प्राइवेट सेक्टर को उतना चांस नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में पब्लिक सेक्टर भी है, आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर को भी समान रूप से मौका दिया जाता है, ताकि लोगों के बीच जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके, इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको दूर किया जा सके और सभी को समान रूप से अवसर मिले आगे बढ़ने का, विकास करने का। तो ये जो एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, जिसमें प्रोडक्शन के साधन जितने भी हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी साधन है, वितरण के साधन, दोनों पर पब्लिक सेक्टर का भी अधिकार हो और प्राइवेट सेक्टर का भी अधिकार हो, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो हमारे देश में अपनाया गया है। और वैसा सोशलिज्म जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के साधन एंड प्रोडक्शन के साधन पर वन्य स्टेट का अधिकार हो, राज्य का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, उसको कहते हैं स्टेट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है 1991 का लाया गया एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये हम बताता है हमें कि हमारे देश में किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया, जो कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एग्जाम्पल है, ताकि सभी लोगों का विकास समान रूप से हो सके, सभी को अवसर की समानता मिले और हमारे देश से गरीबी को दूर किया जा सके, हमारे देश के मार्केट को ओपन कर दिया गया। तो ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ताकि देश का भी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन अगर ये स्टेट सोशलिज्म होता तो क्या ऐसा किया जाता? नहीं किया जाता। तो ये बताता है कि जो हमारा देश है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, हमारा जो देश है वो समाजवादी देश है, जहां पर सभी को अवसर की समानता है और पब्लिक सेक्टर को भी समान रूप से मौका मिला है और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी समान रूप से मौका दिया गया है। यहाँ प्रोडक्शन के साधन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी साधन है उन पर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का समान रूप से अधिकार है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेकुलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसे भी कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या ऐसा है क्या कि इसे ऐड करने के पहले भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत शुरू से ही, हमारा जो देश है वो शुरू से ही एक सेकुलर कंट्री रहा है, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है। सबसे पहले हम देखें कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मीनिंग क्या है। सेकुलर का मीनिंग है कि राज्य का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, यानी भारत का कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं है। भारत सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सरकार के लिए, देश के लिए सभी धर्म क्या है? बराबर है। जैसे अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो खुद को मुस्लिम कंट्री उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। कुछ कंट्री ऐसे भी है, बहुत ऐसे तो बहुत रेयर है, कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जो क्या है? हिंदू देश कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए नेपाल को देखिए, अभी बात क्या चल रही है? बांग्लादेश की बात चल रही है। बांग्लादेश में ये डिमांड उठ रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि बांग्लादेश को मुस्लिम राज्य घोषित किया जाए, मुस्लिम कंट्री घोषित किया जाए। तो यानी कि वो सब सेकुलर नहीं रहेंगे अगर ऐसा राज्य की तरफ से घोषित कर दिया गया तो। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। भारत में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये ऐड किया गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। यानी कि हमारे देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको
को उसके धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, उसके हिसाब से वो चीजें कर सकता है। और राज्य के द्वारा यानी भारत के द्वारा किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। और राज्य के लिए सभी धर्म क्या है, बराबर है। भारत का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इसे कब ऐड किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। और हालांकि 1976 में से ऐड किया गया, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से 28 में लिखा गया है, जो फ्रीडम हमें दी गई है, वो स्पष्ट रूप से ये बताता है कि इसे संविधान की प्रस्तावना में ऐड करने के पहले भी हमारा जो देश था वो क्या था, एक सेकुलर कंट्री था, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। हमारे देश का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, हमारे देश के लिए सभी धर्म क्या है, बराबर हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक ऐसा देश होगा, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा, जिसमें सुप्रीम पावर कौन है, यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं। और आप देखिए कि संविधान की प्रस्तावना में भी शुरू में ही कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो संविधान के पावर का स्रोत है, अधिकार का जो स्रोत है, वो सोर्स कौन सा है, यहाँ की जनता है। और हमारा जो संविधान है वो जनता के द्वारा ही तैयार किया गया है। और हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश होगा। लोकतंत्र की भी अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में जो है डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो पहला होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेकेंड होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो जनता होती है उसको कुछ पावर दिए गए होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चार मेन कंपोनेंट है। एक तो है इनिशिएटिव, रिकॉल नेक्स्ट है, और नेक्स्ट है प्लेबिसाइट और रेफरेंडम। अब सबसे पहले हम इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। इनिशिएटिव जब जनता खुद कोई प्रपोजल लेकर आए, यानी कि जो पब्लिक है वो खुद कोई प्रपोजल लेकर आए, वो काम हो जाए, यानी कि इनिशिएटिव लिया जाए पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा, और वो काम हो जाए, तो इट्स कॉल्ड इनिशिएटिव। रिकॉल जब जनता को ये पावर हो कि वो किसी प्रतिनिधि को या उस एरिया के जो भी है उनको, जिसको उन्होंने चुनकर भेजा है, उसको वापस बुला ले, तो ये क्या कहलाता है, रिकॉल कहलाता है। सपोज आपके कोई जनप्रतिनिधि हैं, आपको उनका काम पसंद नहीं आ रहा है और आपको उनको वापस बुलाने की अगर पावर हो तो ये कहलाता है रिकॉल। और अब हम बात करेंगे प्लेबिसाइट की। प्लेबिसाइट इसको जनमत संग्रह भी कहते हैं, और ये ओपिनियन लिया जाता है। ओपिनियन लिया जाता है किसका, पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है, जनता का ओपिनियन लिया जाता है। लेकिन ये ओपिनियन क्या होता है, एडवाइजरी होता है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है इस ओपिनियन को मानना, ये कहलाता है प्लेबिसाइट। यानी कि अगर जनमत संग्रह कराया जाए किसी भी एरिया का और जनता से राय ली जाए और जनता जो राय दे रही है उसको माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। इसकी लीगलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, बाध्य नहीं है, बाध्यता नहीं है इसमें जनमत संग्रह को मानने की, तो ये प्लेबिसाइट कहलाता है। जूनागढ़ के विषय में प्लेबिसाइट कराया गया था भारत में। जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए 1947 में जनमत संग्रह कराया गया, प्लेबिसाइट कराया गया, और उसी के आधार पर 1948 को जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो ये जनमत संग्रह है। और अब हम बात करेंगे रेफरेंडम की। रेफरेंडम भी जनमत संग्रह ही है प्लेबिसाइट की तरह, लेकिन इसमें क्या है, ये इसकी लीगलिटी ज्यादा होती है प्लेबिसाइट से। और रेफरेंडम को ट्रू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, यानी कि लोकतंत्र का ट्रू टाइप है रेफरेंडम। और इसमें डायरेक्ट वोटिंग होती है। डायरेक्ट वोटिंग होगी आपकी, डायरेक्ट वोटिंग होगी किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट पे। और इसकी सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए 14 अप्रैल
1975 को रेफरेंडम कराया गया था और उसी के तहत 97% जनता ने भारत के पक्ष में वोट डाले थे कि भारत में शामिल हो जाना चाहिए सिक्किम को भारतीय राज्य के तहत, और उसी के द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बना था 14 अप्रैल 1975 को हुए रेफरेंडम के द्वारा। रेफरेंडम भी क्या है? जनमत संग्रह है, जनता की राय ली जाती है, लेकिन इसकी लीगलिटी ज्यादा होती है प्लेबीसाइट से। प्लेबीसाइट क्या है? प्लेबीसाइट भी जनमत संग्रह ही है। तो ये जो मेन कंपोनेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबीसाइट एंड रेफरेंडम। आई होप आपको समझने में आसानी हुई होगी। और अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, यानी कि यहाँ पे जनता सीधा शासन नहीं करती है, बल्कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं उनके बिहाफ में, उनके स्थान पर। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो तरह के होते हैं। एक तो पहला तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकेंड होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसा कि हमारे देश में अपनाया गया है, क्योंकि ब्रिटेन का इफेक्ट रहा हमारे देश में, इतने सालों तक ब्रिटेन ने शासन किया, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में भी है और यहाँ हमारे देश में भी इसे ही अपनाया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट रूप में किया जाता है। और ये जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका है वो अकाउंटेबल होती है किसके प्रति? लेजिस्लेटिव के प्रति। एग्जीक्यूटिव किसके? विधायिका के प्रति एग्जीक्यूटिव जवाबदेह होती है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं और इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे जगहों से प्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेंट में आते हैं और वहां पर उनमें से अपने को एक नेता चुनते हैं। उनमें से जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उससे एक नेता का चुनाव किया जाता है, जो क्या होता है? प्रधानमंत्री बनता है। तो इसी तरह की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन में भी है और हमारे देश में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। और इसकी विशेषता ये होती है कि एग्जीक्यूटिव किसके प्रति जवाबदेह होता है? लेजिस्लेटिव के प्रति जवाबदेह होता है और इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। और सेकेंड होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हेड ऑफ स्टेट डायरेक्ट चुनकर आते हैं जनता से। ये कहाँ पे है? जैसे अमेरिका में जो अभी इलेक्शन हुए अमेरिका में, आपने भी देखा होगा कि ट्रंप का सीधा चुनाव किया गया था। सीधे ट्रंप खड़े हुए थे इलेक्शन में और कमला हैरिस खड़ी हुई थी और उन दोनों के बीच में ही मुकाबला था और सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया। और प्रेसिडेंट अपना जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको चुनते हैं। जरूरी नहीं कि वो पार्लियामेंट के मेंबर ही हो, बाहर से भी कोई अगर उनको लगता है कि ये अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको वो मिनिस्ट्री दे दी जाती है। और ये एग्जाम्पल है यूएसए में है ये एग्जाम्पल, और ब्राजील में भी ऐसा ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्राजील में भी है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने अभी देखा ही होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से अमेरिका में किया गया था। तो ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आई होप आपको समझने में आसानी हुई होगी कि डेमोक्रेसी क्या है। तो हमारा देश है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा देश भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश में, जिसको कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वो है रिपब्लिक, यानी कि हमारा जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसमें इस वर्ड का यूज किया गया है कि भारत एक गणतांत्रिक देश होगा, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि गणतांत्रिक देश है। यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा, हेड ऑफ
स्टेट जो है वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसके द्वारा चुन के आएंगे? जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, इनडायरेक्ट चुनकर आते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव हमारे देश में डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। आपको भी पता होगा कि लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और इनका टर्म क्या होता है? फिक्स होता है, 5 साल के लिए होता है। तो भारत एक क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, वो किसके द्वारा चुनकर आते हैं? जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। कैसे चुनकर आते हैं? इनडायरेक्ट रूप से चुनकर आते हैं और इनका टेन्योर क्या होता है? फिक्स होता है, 5 साल के लिए होता है। और इसकी अपनी एक विशेषता है, रिपब्लिक होने की विशेषता है। और भारत में मोनार्की को नहीं अपनाया गया है। मोनार्की जैसे कि ब्रिटेन में है, हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो राजा या रानी होता है, तो भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। ब्रिटेन से हमने संसदीय लोकतंत्र को लिया है, लेकिन जब रिपब्लिक की बारी आई, गणतंत्र की बारी आई, तो हमने मोनार्की को नहीं अपनाया, बल्कि हमने क्या किया? इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारे देश में होता है, जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो चुनाव करते हैं किसका? प्रेसिडेंट का, हेड ऑफ स्टेट का। लेकिन ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है? ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है वो राजा या रानी होता है, मोनार्की है ब्रिटेन में। आपने भी देखा होगा कि ब्रिटेन में राजशाही है। और इससे क्या होता है कि प्रिविलेज ग्रुप जो होता है ना, वो उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है। हमारे देश में किसी को भी प्रिविलेज नहीं दिया गया है, किसी को भी प्रिविलेज नहीं है। हेड ऑफ स्टेट हमेशा कैसे चुनकर आएंगे? जनता के द्वारा चुनकर आएंगे। नेक्स्ट जो है कि जो हमने कहा कि जस्टिस की बात की जाती है हमारे संविधान में, और ये जस्टिस 3 तरह की जस्टिस की बात की जाती है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है। और ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये कहाँ से लिया गया है? जो रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 में, उससे ये तीनों चीजें ली गई हैं। तो सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें, सामाजिक न्याय, तो हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। इसी में अब आप देखेंगे कि SC ST OBC एंड महिलाओं को कुछ रिजर्वेशन दिए जाते हैं, तो ये भी सोशल जस्टिस के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इनकी कंडीशन पिछड़ी हुई है, तो ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके इसलिए इनको रिजर्वेशन दिए जाते हैं, कुछ सुविधाएं दी जाती है, जो कि किसके अंतर्गत ही आता है? सोशल जस्टिस के अंतर्गत ही आता है। राज्य का ये कर्तव्य है कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई पिछड़ा है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का है, तो उसको इक्वलिटी में लाया जाए। महिलाओं को भी इसलिए दिए जाते हैं रिजर्वेशन क्योंकि महिलाएं शुरू से पीछे रही हैं, तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये व्यवस्था की जाती है, राज्य के द्वारा सुविधाएं दी जाती है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक जस्टिस की, यानी कि आर्थिक न्याय की। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर, यानी कि कोई अमीर है या गरीब है, उसके आधार पर उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये राज्य का कर्तव्य है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी वर्ग पिछड़ा हुआ है किसी भी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन में, तो उसकी कंडीशन को सुधार में लाने के लिए राज्य क्या करे? कोई कदम उठाए। इसके लिए कई कदम स्टेट के द्वारा टाइम टू टाइम उठाए भी जाते हैं, जो कि इकोनॉमिक जस्टिस के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस की, यानी कि राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। इसमें अगर आप देखें कि इसमें भी वही चीजें हैं कि किसी भी पॉलिटिकल मैटर में उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि भारत में वयस्क मताधिकार दिया गया है। 18 साल के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी नागरिक है हमारे देश का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको समान रूप से मत का अधिकार दिया गया है। ये पॉलिटिकल जस्टिस के अकॉर्डिंग आता है। और किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है।
नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मीनिंग है कि जो देश की जनता है उनकी एक्टिविटीज पर राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ ये स्टेट का ये कर्तव्य है, राज्य का ये कर्तव्य है कि सभी जो भी लोग हैं, यहाँ की जो भी जनता है, उनको विकास का समान अवसर मिले। और लिबर्टी की अगर हम बात करें तो कई तरह की लिबर्टी हमारे संविधान में दी गई है। फंडामेंटल राइट में भी कई तरह की लिबर्टी दी गई है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है हमारा संविधान, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाती है, और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। तो ये सारे कुछ लिबर्टीज दी गए हैं हमारे संविधान के द्वारा हमें, और ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर इस पर किसी तरह की रोक टोक लगती है तो कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लेकिन लेकिन लिबर्टी का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करे। ठीक, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। जैसे ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जिससे देश की अखंडता को खतरा हो, हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो। तो ये जो हमें लिबर्टी मिली है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिली है। और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये शामिल किए गए हैं, हमारे प्रस्तावना में जो शामिल किया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। याद रखिएगा, लिबर्टी, अक्सर ये एग्जाम में पूछते हैं कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये कहां से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। तो ये कुछ लिबर्टीज है, बहुत सारी लिबर्टीज है जो हमें मौलिक अधिकार भी है हमारे, जिसके हनन होने पर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन लिबर्टी हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलती है। हमें हमारे देश की अखंडता को बनाए रखना है, उसके लिए कोई खतरा नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ही ये नहीं कि कुछ भी बोले और देश में दंगे करा दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लिबर्टी मिली है लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिली है। नेक्स्ट है इक्वलिटी यानी कि समानता। तो हमारे संविधान में ये प्रोविजन किया गया है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनके धर्म के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और न ही किसी वर्ग विशेष को विशेष अधिकार दिए जाएंगे, और सब लोग एक समान है। देश की जो जनता है वो सभी कानून की नजर में एक समान है। और इसमें कई तरह के इक्वलिटी की बात की जाती है, जिसमें आर्टिकल 14, हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता, जिस यानी कि विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या समुदाय का हो। नेक्स्ट कौन सी समानता की बात की जाती है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 15 में आता है। यानी कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और ये कहाँ पे है? आर्टिकल 16 में इसे रखा गया है। यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि जब भी कोई जॉब निकलेगी, कोई भी नौकरी निकलेगा सरकार के द्वारा, तो उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सभी को इक्वल राइट है जॉब पाने का। और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी जो जिसे कहते हैं अस्पृश्यता, उसका एबोलिशन किया गया है कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत। यानी कि आर्टिकल 17 कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो पहले जो छुआछूत ये चलता था, टच नहीं करना, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना किसी विशेष धर्म को, विशेष जाति को, उसका एबोलिशन होता है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 17 के अंतर्गत। यानी कि देश के जितने भी नागरिक हैं वो सभी समान हैं।
एबोलिशन ऑफ टाइटल यानी कि जो उपाधियां दी जाती है उनको खत्म करना। कोई भी जैसे महाराजा धीराज जैसे कुछ उपाधियां दी जाती थी पहले, सेना के जो टाइटल वो अलग है, वो इसमें नहीं आएंगे, वो एक्सेप्शन है। लेकिन एबोलिशन ऑफ टाइटल जैसे राजा महाराजा सम्राट ऐसे कुछ जैसे और भी अंग्रेजों के समय में दिए जाते थे, वो सारे टाइटल्स अब समाप्त कर दिए गए। और इक्वलिटी की बात की जाती है हमारे देश में, समानता की बात की जाती है। हमारे देश में जितने भी 18 साल के से या 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, उनको एक समान वोटिंग का राइट मिला है, वोटिंग के अधिकार मिले हैं, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और आर्टिकल 39 के तहत आर्टिकल 39 में जो भी महिला है या पुरुष है, मेल है या फिर फीमेल है, अगर सेम जॉब में है तो दोनों को सेम सैलरी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मेल है तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी, फीमेल है तो उसकी सैलरी कम होगी। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इसे रखा गया है कि अगर समान काम के लिए समान वेतन, है ना, अगर महिला है या पुरुष है, सेम काम कर रहे हैं, सेम दोनों का काम बिल्कुल सेम है, तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। 500 रुपए सपोज अगर किसी पुरुष को मिलते हैं तो उसी काम के लिए किसी महिला को भी 500 रुपए ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि महिला को 400 रुपए और पुरुष को 500 रुपए दी जाएंगे। तो ये इक्वलिटी की बात करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 14 में आता है। सिंपल सी बात है, आप डेली डेली अगर इन सब चीजों को आप रिवाइज करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको रट्टा मारे या रटकर याद करें। अगर डेली आप इन सब चीजों को सुने या पढ़े या देखे तो डेली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपको किसी चीजों को याद रखने में बहुत आसानी होगी। सपोज अक्सर रहते हैं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 17 सिंपल है। और कौन से आर्टिकल के तहत जो मेल एंड फीमेल है, महिला है या पुरुष है, उनको समान वेतन की व्यवस्था की गई है? तो वो आर्टिकल 39 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और एक बात और मैं आप लोगों से कहूंगी कि जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर देखें, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड, तो जिस भी टॉपिक का वो लेक्चर है, अगर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसको आप जरूर पढ़ें। बहुत जरूरी होता है सेल्फ स्टडी भी करना। आप एक बार वीडियो लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद आप बुक को पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट रहेगा वो कैसा रहेगा। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेंगी। तो रेफरेंस बुक जरूर रखनी चाहिए और रेफरेंस बुक को पढ़ना जरूर चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने वीडियो देख लिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा आप इस बात को। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमारे संविधान में बात की गई है, हमारे प्रस्तावना में बात की गई है, वो बंधुत्व की बात की गई है, फ्रैटरनिटी की बात की गई है। नेक्स्ट है फ्रैटरनिटी यानी कि बंधुत्व की भावना, यानी कि भाईचारे की भावना। और ये जो फ्रैटरनिटी है ये 2 सेंस में आप देख सकते हैं। एक तो पहला डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी जो व्यक्ति है उसके सम्मान की ये बात करता है। एंड सेकंड है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है। देश के हर नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपस में भाईचारे की भावना को यानी कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड को बनाए रखे और साथ ही साथ यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को भी बनाए रखे। ये हर नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। और ये किसके अंतर्गत आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है, जो 51A में है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, यानी कि लोगों को आपस में भाईचारे की भावना को बनाए रखना है, आपस में
प्यार बनाए रखना है, साथ ही साथ देश की, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बनाए रखना है। और अखंडता जो शब्द है वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया है, जो कि कब हुआ था? 1976 में। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और और अब हम ये देखें कि जो हमारा प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। और ये सवाल हमेशा से उठते रहे, ये विवाद रहा हमेशा से कि क्या जो ये प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो इसको लेकर कई विवाद भी होते रहे। तो पहला मामला आया था 1960 में, बेरूबारी का आया था यह मामला। बेरूबारी यूनियन का केस एक आया था 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो हमारा प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यानी कि संविधान का भाग नहीं है हमारी प्रस्तावना। लेकिन एक बहुत ही फेमस केस आया 1973 में, केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती केस आया था, जिसको फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जाना जाता है। तो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हमारे संविधान का भाग है। यानी कि जो बेरूबारी यूनियन का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको पलट दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा केशवानंद भारती केस में, जिसमें 13 जजों की बेंच थी और 7-6 का डिसीजन हुआ था, और इसमें यह कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी डिसीजन को बरकरार रखा। 1995 में LIC ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंफर्म किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका पार्ट है प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। और एक सवाल ये भी हमेशा से उठता आया कि क्या प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है? अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है या नहीं? तो जब बेरूबारी यूनियन का मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो बेसिक एलिमेंट क्या है? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है? बेसिक एलिमेंट है। उसमें किसी तरह का चेंजेज नहीं होना चाहिए, यानी कि बंधुत्व की भावना, समानता की भावना, समाजवादी, संप्रभुता, सॉवरेनिटी की जो बात की जाती है, ऐसे कुछ बेसिक एलिमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मूल भावना है। बेसिक एलिमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, मूल भावना। उसमें आर्टिकल 368 के तहत किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ फेमस केस थे प्रियम्बल से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए कि बेरूबारी यूनियन का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया था, और केशवानंद भारती का जो केस, जिसको फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं, उसमें क्या जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। और केशवानंद भारती का जो केस है वो एक लैंडमार्क केस है, और हमेशा से इसका यूज किया जाता रहा है किसी भी इंटरप्रिटेशन के लिए, और इसको फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं। इसमें ये कहा गया कि बेसिक एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता, आर्टिकल 368 के तहत मूल भावना में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए प्रियम्बल के, जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और आपको समझने भी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इनका क्या मीनिंग है,
भारत के हम नागरिक हैं, तो हमारे संविधान में जो हमारी प्रस्तावना क्या है, समरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, परिचय पत्र है। तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या एलिमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किया और उसको समझने की कोशिश की, और आई होप आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और एक बार फिर से मैं कहूंगी कि इसको लेक्चर को सुनने के बाद आप रेफरेंस बुक को एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, पढ़कर लेकिन जरूर देखें। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।